अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से 14 अगस्त का दिन, पाकिस्तान का यौम आज़ादी का दिन आज 15 अगस्त को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं नाज़रीन आपके साथ कोई शरारत नहीं कर रहा, मैंने संजीदगी के साथ आपको एक दिन की ताख़ीर से यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है। हाँ, आप देखने वालों में से कोई शरारतन ये सवाल पूछ सकता है कि आज तो भारत का यौम आज़ादी है। एक दिन के वक्फे के बाद मैं आप तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद क्यों पेश कर रहा हूँ? तो कल किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो मुलाकात ना होने पे मुबारकबाद का तबादला भी नहीं हो सका था। तो आज फिर आपके साथ मुलाकात हो रही है, तो इसलिए आपको एक दिन के वक्फे से यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और आपकी तरह मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, खुशहाल बनाए, ज़िंदा और ताबिंदा रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब नाज़रीन ख़बरों पे आते हैं, लेकिन क्या ख़बरों पे आने से पहले वो दोस्त जिनकी तरफ से अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं की गई हमारे चैनल की, उनसे दरख्वास्त कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहली खबर, जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए, सियालकोट का एक हलका है PP 46, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे। उनकी तरफ से नून लीग के जो कामयाब उम्मीदवार थे, उनकी कामयाबी को जो है वो चैलेंज किया गया। फैसल अकरम साहब की कामयाबी को चैलेंज किया गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का ये कहना था कि जो PP 46 के 89 जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पे धांधली हुई है। यानी वो पूरे हल्के में धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे थे, सिर्फ 89 पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे थे। जैसा डस्का में हुआ था NA 75 में कि वो 20 हल्कों के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो अफसरान थे, पोलिंग स्टाफ था, वो सारा गायब हो गया था। तो यहाँ पे 89 के ऊपर क्वेश्चन किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पटिशन दायर हुई, लेकिन पटिशन दायर होने के बाद क्योंकि उसमें जो प्रोसीजर है कानून का, और कानून आज का नहीं बना हुआ, 2017 का कानून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट इत्तफाक राय के साथ वो कानून पास हुआ था कि अगर इलेक्शन पटिशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो ऐसी कोई दरख्वास्त, चाहे जितना जेन्युइन केस हो, ऐसी दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब PTI के आज़ाद उम्मीदवार का कितना जेन्युइन केस था, कितना जेन्युइन केस नहीं था, इस डिबेट में जाए बगैर अब ये टेक्निकलिटीज़, कानूनी रिक्वायरमेंट पूरा ना होने पे दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। अब 2-3 मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि वो कानूनी रिक्वायरमेंट क्या थी। एक तो ये था कि जो शनाख्ती कार्ड है जिसका बयान अल्फी आप दे रहे हैं, उस पटिशन के हवाले से उसका शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ, और फिर उस इलेक्शन पटिशन को आपने कहाँ से उसकी वेरिफिकेशन कराई है, किस शहर से कराई, उस शहर का नाम भी नहीं लिखा गया। कुछ और भी ऐसे एतराज़ात थे, कानूनी रिक्वायरमेंट थी, एतराज़ात नहीं, कानूनी रिक्वायरमेंट थी, जो पूरी ना होने पे एतराज़ात उठाए गए थे। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI के आज़ाद उम्मीदवार की जो एप्लीकेशन थी उसे नाकाबिले समाअत करार देते हुए जो है वो खारिज कर दिया है। इलेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो इलेक्शन से जुड़ी एक और ख़बर भी है जिसका थंबनेल पे आपने एक टाइटल पढ़ा है कि अरकान पार्लिमान की कीमत लग गई। ये नाज़रीन इंकशाफ किया गया है तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, वैसे तो वो साबिक नहीं कहते, और तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो हालिया सेनेट के इंतखाबात हुए हैं पंजाब में, उन्होंने कहा जो मखसूस नशिस्तों पे जीत के आने वाली जो ख़वातीन थी, उन्होंने आईफोन लेके अपना वोट जो है, सेनेट इलेक्शन के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, अपना वोट एक आईफोन के एवज़ जो है वो देने की हामी भरी थी। यानी आईफोन के गिफ्ट के एवज़ जो है उन्होंने अपना वोट जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के हक में जो है वो काउंट किया था। वाजपेयी साहब कहते हैं कि 6-6 लाख रुपए में ये वोट खरीदा गया, 6 लाख रुपए जो है आईफोन की कीमत थी। अब ये, इसको कोई गिफ्ट भी कह सकता है, इसको कोई अरकान पार्लिमान की फ़रोख्त भी कह सकता है, हर किस्म की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बाज़ तो ऐसा होता भी है, 6 लाख रुपए में तो मेरे ख्याल में कोई नहीं बिकेगा। मेरी अपनी राय है, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि यार चलें, इसने हमें वोट दिया है तो इसको बदले में कोई गिफ्ट दे देते हैं। वो गिफ्ट कोई भी हो सकता है, आपका कोई ट्रिप भी इंटरनेशनल बाहर का, यूरोप का कोई अरेंज करके दे सकता है जिसको आपने वोट किया है,
और जाहिर सी बात है इतने माशाल्लाह वो वसाइल वाले होते हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता 3-4 वोटों के ऊपर या 10 वोटों के ऊपर आप लोगों को जो है इस तरीके से अकोमोडेट कर लें। हाँ, पैसे अरकान पार्लियामान बिकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत पे बैठे लोग कह रहे होते हैं, सियासी जमातों के रहनुमा कह रहे होते हैं, लेकिन ये 5-6 लाख कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे तो करोड़ों रुपए में वोट बिकता है सेनेट का, जहाँ पे सिर्फ 6-6 वोटों के साथ या 7-7 वोटों के साथ जो है वो सेनेटर मुंतखब हो रहे होते हैं। पंजाब में तो अच्छी खासी बड़ी तादाद की असम्बली है, तो वहाँ पे इतने पैसों से अगर कोई किसी को वैसे ही खुशी से मोबाइल फ़ोन दे रहा है, और ये भी फवाद चौधरी साहब का दावा है, फवाद चौधरी साहब का अपना इंकशाफ है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि मुझे पता चला है मार्केट में ऐसी हवा है, लेकिन इंकशाफ उन्होंने कर दिया है, दावा फवाद चौधरी साहब ने कर दिया है। लेकिन अगर उनके दावे पे जाएं तो माजी में क्या होता रहा, खान साहब के अपने दौर में 2018 के सेनेट के इंतखाबात में क्या हुआ, 2021 के सेनेट के इंतखाबात में क्या हुआ, ख़ास तौर पे जब सादिक संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, 66 खड़े हुए थे, पीछे जब वोटिंग हुई तो 48 बच गए थे, वो 16-17 कहाँ पे चले गए थे। उन्हें फवाद चौधरी साहब या PTI के जो उस वक्त लोग थे वो क्या कहा करते थे कि ये ज़मीर की आवाज़ है, ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने वोट किया है, ये ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने अपनी पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट किया है। उस वक्त ज़मीर की आवाज़ यहाँ पे कोई कर रहे थे। खैर, फवाद भाई की अपनी एक राय है, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई है, जिस पर जनाब सोहेल अफरीदी साहब के कुछ नए नए बयानात भी सामने आ रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि इस लॉन्ग मार्च के हवाले से जो सोहेल अफरीदी साहब ने फिगर दिया, उसके बाद जनाब शफी जान साहब ने भी उसी फिगर को उठा के मीडिया पे शेयर किया, मीडिया के ऊपर डिस्कस किया कि नहीं 20 लाख तो हैं सिर्फ पेशावर से चलने वाले, इसको हम ज़्यादा करेंगे, जैसे पेशावर से निकलेगा लोग इसमें काफ़िले में लॉन्ग मार्च में और लोग भी शामिल होते जाएंगे। और 27 सितंबर की डेट को लेके आपके सामने है कि जो फवाद चौधरी अपने सोहेल अफरीदी साहब हैं वो पूरी स्ट्रीट मूवमेंट में निकले हुए हैं, कभी मर्दान में हैं, कभी पेशावर में हैं, कभी खैबर में हैं, कल नौशहरा में थे। अब वहाँ पे जो अपने तकरीर की जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने, उस तकरीर पे आने से पहले नाज़रीन कुछ चीज़ें ऐसा लगती है कि शायद अगर लॉन्ग मार्च की जो डेट है वो आने से पहले अगर चीज़ें तय हो जाती हैं, जो दरअसल PTI की शराइत हैं जो कि हुकूमत तक पहुंचाई भी जा रही हैं, तो शायद लॉन्ग मार्च ना हो, लॉन्ग मार्च का फैसला वापस ले लिया जाए, या हो सकता है कि लॉन्ग मार्च को जो के हवाले से जो अनाउंसमेंट है उसमें कोई तब्दीली हो जाए, इस इवेंट में कोई तब्दीली हो जाए। वो कैसे? लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जो PTI का अपना ये कहना था कि हम इसमें शामिल करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब को, तो मौलाना साहब इमरान खान साहब की रिहाई या इमरान खान साहब की रसाई के हवाले से PTI के साथ बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं। मौलाना साहब की जमात का यह कहना है कि हमारा ये मसला नहीं है इमरान खान की रिहाई, इमरान खान साहब की रसाई। हमारा जो PTI के साथ एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि PTI कहती है रियासत मदीना, हम कहते हैं इस्लामी निज़ाम। मौलाना साहब की जमात के ज़रा ये कहते हैं कि इसराइल को एक्सेप्ट ना किया जाए, इसके ऊपर एक फर्म पॉलिसी, एक मौक़िफ़ रखा जाए। दूसरा ये है कि जो अहमदी हैं पाकिस्तान में, उनसे मुतल्लिक भी एक स्टेट वे, एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है वो रखा जाए। लेकिन जहां वो अपने इन बातों की जिक्र कर रहे हैं, आगे वो जो सीट एडजस्टमेंट होती है, मुस्तकबिल में क्या रोड मैप हो सकता है, वो बातें भी मौलाना साहब की जमात के ज़राए बताते हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा कि ये जो दो इशू है ना हमारे, एक इसराइल वाला, यहूदियों वाला और अहमदियों वाला, इस पे शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के जो जमामा के साथ शादी हुई थी उसका एक पस मंज़र है, उस ख़ानदान का, इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान वहीं पे पले बड़े हैं, अभी तक भी वहीं पे हैं, जमामा के साथ अपनी वालदा के साथ हैं। तो शायद कोई इस मामले पे फैसला करने में जो PTI की क़यादत है वो रिलक्टेंट नज़र आती है कि इन इश्यूज़ के ऊपर इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर कैसे हम कोई मौलाना साहब के साथ बात तय कर सकते हैं। अच्छा, वहीं पे कहा गया था कि पीपल्स पार्टी को भी हम दावत देते हैं कि पीपल्स पार्टी भी जो आइनी ओहदे हैं उन ओहदों को छोड़े, या एटलीस्ट जो है वो हुकूमत की कानून साजी में सपोर्ट ना करे, और हम उनके साथ बातचीत करने को उनको दावत देते हैं, हमारे साथ आएँ और इस लॉन्ग मार्च में शामिल हों। अब ये इस तरह का ऑफ़र जो है वो शफी जान साहब ने किया था, जो कि हम बार बार कहते हैं कि अफरीदी साहब के तर्जुमान हैं।
अच्छा, एक तरफ अफरीदी साहब के तर्जुमान जो कि पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि आप मशरूत तौर पे अगर ये चीज़ें करते हैं, हुकूमत की सपोर्ट से हाथ खींच लेते हैं, तो हम पीपी के साथ बातचीत करने, उन्हें अपने साथ लॉन्ग मार्च में शामिल होने की ऑफ़र करते हैं। वहीं आप देखें कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के जनाब शेख वकास अकरम साहब, अब उनकी तरफ से कहा गया है कि ना नून लीग के साथ बातचीत हो सकती है, ना पीपल्स पार्टी के साथ हो सकती है, दोनों चोर जमातें हैं। अब इन दोनों चोर जमातों के साथ अगर बातचीत नहीं हो सकती तो फिर शफी जान साहब उनको ऑफर क्यों कर रहे थे, पीपल्स पार्टी को ऑफर क्यों कर रहे थे? चलें, पीपल्स पार्टी के केस में से अगर नून लीग निकालनी है तो नून लीग से मुतल्लिक भी जो अभी चंद दिन पहले राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत ऐसे होनी चाहिए कि ना हम वज़ीर आज़म के ऑफिस में जाएंगे, ना हम स्पीकर साहब के ऑफिस में जाएंगे। और राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि अगर हम वज़ीर आज़म के ऑफिस में जाके मुज़ाकरात करें, स्पीकर साहब के ऑफिस में जाके मुज़ाकरात करें, तो हम तो इस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी जो नहीं है वो उसकी कानूनी हैसियत को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि नहीं, जो पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल रूम है वहाँ पे हम इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो राजा साहब की बात है, अगर इन्हीं की बात को लेके आगे चला जाए, माजी में जब तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए थे जो कि नाकाम हुए थे, किस वजह से हुए वो भी राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि मुझे पता है वो मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए थे। हम हुकूमत के साथ बातचीत करके इमरान खान के पास अडयाला जेल में गए थे, उससे पहले हमारी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुलाकात हुई थी, लेकिन क्यों नाकाम हुए वो राजा नासिर अब्बास साहब ने नहीं बताया। लेकिन उस वक्त भी जो मुज़ाकरात हुए थे, ना वो स्पीकर साहब के ऑफिस में हुए थे, ना वो वज़ीर आज़म के ऑफिस में हुए थे, वो उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में हुए थे। और पीटीआई जो है उस कॉन्स्टिट्यूशनल रूम से जो है मुज़ाकरात के प्रोसेस से उठ के बाहर आ गई थी। तो आज ये जो मुतालबा राजा नासिर अब्बास साहब कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस नहीं जाएंगे, स्पीकर ऑफिस नहीं जाएंगे, भाई पहले भी आप वहाँ पे नहीं गए थे। और फिर राजा अपना जनाब अपने राजा साहब का ये कहना कि पीएम के ऑफिस में जाके स्पीकर के ऑफिस में जाएं तो ये धांधली वाली हुकूमत की हम कानूनी हैसियत को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर यही पोजीशन है मुश्तरका अपोजिशन की, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, खान साहब का कंसेंट भी शामिल है, क्योंकि खान साहब ही हैं दरअसल इमरान खान साहब जिन्होंने राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर बनाया सेनेट में, जिन्होंने अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया। अब राजा साहब का अपना मौक़िफ़ है, उनसे हट के जो महमूद अचकज़ई साहब का मौक़िफ़ है वो इंटायरली मुख्तलिफ है। एक तरफ आप पीएम के साथ बैठना नहीं चाहते, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ मुश्तरका अपोजिशन के प्लेटफार्म से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा जाता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला है उस पर मुशावरत करें, नए चीफ इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती की जाए। तो यहाँ पे आप देखें कि एक तरफ आप कहते हैं कि बैठना नहीं है, दूसरी तरफ आप खुद तहरीरी तौर पे लेटर लिख के कह रहे हैं कि आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, आप बस इजलास बुलाएं। यानी मैं तो ये कहता हूं कि आपके अपने फैसलों में तजाद है। आप एक फैसला करके जब दूसरा फैसला करते हैं तो अपने पहले वाले फैसले की आप नफी कर देते हैं। अब तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की आप देख लें, जहां पे राजा नासिर अब्बास साहब ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या अपोजिशन जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में वापस आ सकती है। यानी सिर्फ ये इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, मुलाकात का मतलब ये भी हो सकता है कि मुलाकात करके खान साहब से पैगाम, आइंदा की हिकमत अमली उनसे पूछी जाए, उनके साथ डिस्कस की जाए और वहीं पे खान साहब से इजाज़त भी ले ली जाए कि स्टैंडिंग कमेटी में अरकान को जाने दिया जाए। उनकी माली मुश्किलात हैं और माली मुश्किलात हैं पीटीआई के अरकान की, कोई समझे या ना समझे। 5-5.5 लाख तनख्वाह में एक रुकने असम्बली का, जिसके पीछे पूरा एक हल्का है जो कि खैबर पख्तूनख्वा से उमड़ के अपने एमएनए के पास आता है, उसके लिए 5-6 लाख में उसकी माहाना की खिदमत करना, क्योंकि सफ़ेद पोश भी अरकान असम्बली में हैं। बल्कि खान साहब ने तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो इतने कोई वसाइल वाले नहीं थे, लेकिन वो जीत गए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे पीटीआई की सपोर्ट के साथ। तो उनका तो इस्लामाबाद जैसे शहर में 5-6 लाख में गुजारा नहीं हो सकता। सुनने वालों को शायद हैरान हो कि 5-6 लाख में कैसे गुजारा नहीं हो सकता। वो बस जो भुगत रहा होता है, जो फेस कर रहा होता है, उसको पता होता है। अब यहाँ पे आप ये देखें ना, ये पार्लियामेंट में वापसी की बात राजा नासिर अब्बास साहब ने कर दी। महमूद अपने सोहेल अफरीदी साहब क्या कहते हैं, जो लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हालात ठीक करवाने हैं, अगर हुकूमत कहती है कि हालात ठीक हो जाएं, तो हमारी 27 सितंबर से पहले इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दें। यानी अफरीदी साहब जिन्होंने पहले रिहाई लॉन्ग मार्च का नाम दिया, फिर उसको रसाई लॉन्ग मार्च का नाम दिया, अब वो कह रहे हैं कि खान साहब के साथ मुलाकात करा दें, हालात ठीक हो जाएंगे।
अगर आप मुलाकात नहीं कराते तो 20 लाख का 25 लाख का मजमा लेके हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हालात ख़राब हो जाएंगे। तो हालात अगर ठीक रखने हैं तो फिर खान साहब से 27 से पहले आप मुलाकात करा दें। अगर 27 से पहले इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो जाती है, जो कि एक रास्ता बन सकता है मुलाकात का, तो फिर ये लॉन्ग मार्च की कहानी क्या ख़त्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता नाज़रीन ख़त्म होगी। हो सकता है खान साहब कहें कि आप इसको प्रोलॉन्ग कर दें, आप इसकी डेट चेंज कर लें, आप इसका मोड चेंज कर लें। यह हो सकता है खान साहब के साथ मुलाकात हो, शायद खान साहब कहें कि ये सब कुछ ना करें, आप ये करें, कुछ नया प्लान खान साहब दे दें। लेकिन मुलाकात का रास्ता कैसे बन सकता है, इसके हवाले से नाज़रीन कुछ चल रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। वो हो सकता है शाम के व्लॉग में या कल के व्लॉग में आपके साथ हम डिटेल शेयर करें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।